Alrighty, welcome back after the break. Break याचे पेशतर गपुतरान बॅगे टॅक्सेस आणि हवाल्याचे हवा मर्दम के टॅक्स देते और हमारी टैक्स दयो के जर्राची मुल्क के बजट के हस्ते ये जर यकजा बयानते मुचकनक बयानते हमा जर्राची पदा जिता जिता है कि सेक्टर हंसता जो एजुकेशन सेक्टर में भी हेल्थ सेक्टर में भी या देखे डिफरेंट सेक्टर्स हंसते आए ना पदा आईनी शेयर के हंसते अलॉट कनक बीते और आए पे मुती यक निज़ाम चलाए नलते या कॉलर भी अमरदारी कनक आए कैचा कुजाचे बशीर लाशारी उमर कोटा जी सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी इनामजान मेहरबानी बड़ी मस्तिबाद वशी प्रोग्राम में तुम्हारा स्टार्ट किया खास का टैक्स हवाला से मां एजा साहब वहां के भी भलीकार कहूं तो ऐसे आजा था यालक पोखो है एजा साहब सलाम अलैकुम जोड़ हैर बड़े दराए लाशर साहब ख्याल है बड़े दौरी है अल्हम्दुलिल्लाह तो हैर बड़े दराए थान थी हल्क पोखो है अब मैं हल कस्ते असल में बेसिकली अस्ता डिस्ट्रिक्ट बोलान है जिला बोलान माशाअल्लाह 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 का मई बेरे बलूच है अब नहीं सीबी एफबीआर तो का नहीं असिस्टेंट कमिश्नर है हमारे तो मदनी खुशी है वो अल्लाह मैंने तो हां नहीं कमी तो ब्रेक भी है लगे मेरे हाले वाले तो खाना कमी पर सही है अच्छा ठीक है नहीं प्रोग्राम तो वैसे ही हर लगे उर्दू चक्कर तो इंशाल्लाह मां भी उर्दू चक्कर नहीं हाले वाले खाना सही है लो इसलिए बेहतर है बशीर साहब ये बुकुश शुमा टैक्स फाइल कने ना कने भाई मैं तो गवर्नमेंट मुलाजिम नहीं पगार तो का वैसे भी टैक्स फाइल गए गए और बाबा जान मरहूम में जो अस्ते मां बाकायदा सीबीआर के इंशाल्लाह मां रजिस्टर पर्सन सेल टैक्स तो का भी और इनकम टैक्स का भी मैंने एनटीए नंबर अस्ते मेरे वाले साहब ने सलाह भेज दिया जवान बहरहाल थैंक यू सो मच बशीर साहब अमरदारी को प्रोग्राम कंटिन्यू बेकने पर चके मैं करा वाद बात कम पशकता बच्चों के मशवरा गुस्ता है एजाज साहब असिस्टेंट कमिश्नर है वह हंसते फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू था और असल कार के एजाज साहब हंसते ऑडिट कनक बता कि हमा मर्दों के हैंकी फैंकी कननते आए न गिरक भले इसी अलावा वजह नॉलेज के हंसते या डिफरेंट फील्ड्स से सकबाज हंसते पोइट्री भी कमते हिस्ट्री भी जानते और जियोग्राफी भी जानते तो गप्पड़े बाज़न चीज़ हंसते तो अन्नू के जो करंट सिचुएशन हंसते हैं ये सारा गपुतरान बिकने सर जी इस वक्त का जो मौजूदा सूरत हाल अगर हम देख रहे हैं अपने नेबर के साथ फ्लेक्सिबिलिटी कुछ आपको नजर आ रही है दोनों तरफ से मैं बात करूं यानी एक तरफ से जाहिर सी बात है दोनों तरफ से कोई फ्लेक्सिबिलिटी आप देख रहे हैं। देखिए जहाँ तक हमारे नेबर्स की बात है नेबर्स तो फिर हमारे बहुत हैं हमारे नॉर्थ में दुनिया की सबसे बड़ी जो है जायंट इकोनॉमी बैठी है चाइना ऊपर बफर स्टेट अफगानिस्तान है इधर ऑयल रिच ईरान है इधर से हिंदुस्तान है हिंदुस्तान के साथ जो ताल्लुकात हैं बेसिकली ये जब हम आज़ाद हुए हैं तब से इस तरह से चले आ रहे हैं और उसका मेन रीज़न जो है वो कश्मीर इशू है उसके ऊपर जो ऑक्यूपेशन है हिंदुस्तान की वो बिल्कुल ही लीगल है और वहाँ के लोगों को नहीं पसंद और वो उसके साथ रहना नहीं चाहते उन्हें आप अलग कर दें वो आज़ाद रहते हैं हमारे साथ आते हैं आपके साथ जाते हैं हमें कोई एतराज़ नहीं होगा लेकिन सोल्यूशन तो हो अब उसकी वजह से हमने 1948 में 65 में 73 में 84 में 1984 में फिर सियाचिन का मसला हुआ उसके बाद फिर 1999 में कारगिल का इशू हुआ और अब आप देखते हैं फिर 2001 में जो वहाँ पार्लियामेंट अटैक हुआ उसके बाद फिर टेंशन बढ़ी 2007 में जब ये समझौता एक्सप्रेस का जो एक्सीडेंट हुआ उसके बाद फिर टेंशन बढ़ी 2008 में मुंबई अटैक्स हुए फिर टेंशन बढ़ी उसके बाद फिर वो उड़ी अटैक फिर अब ये पठानकोट और फिर पाकिस्तान में और फिर रिसेंटली वहाँ कोई जेल ब्रेक हुआ है तो ये कई एक सीरीज़ है ये जो चल रहा है लेकिन अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से होता ही है कि कुछ भी पटाखा लग जाए हिंदुस्तान में तो नाम पाकिस्तान का आ जाता है कुछ भी हो जाए नाम पाकिस्तान का आ जाता है या जो सिचुएशन जो एटीट्यूड इंडिया का लग रहा है उससे तो कोई फ्लेक्सिबिलिटी नज़र नहीं आती है मगर अगर आप पाकिस्तान के पार्ट पर देखें पाकिस्तान हमेशा डिफेंसिव रहा है ऑफेंसिव नहीं रहा है पाकिस्तान ने पहल नहीं की है अब वो लाइन ऑफ कंट्रोल पे लोग मार रहे हैं हमारे फौजी जवान हमारे शहीद हो रहे हैं उसके बावजूद पाकिस्तान ने ये नहीं किया कि बिला इश्तियाल पाकिस्तान शुरू कर दे वो करते हैं तो फिर जवाब तो फिर आपको देना है ना वो कहते हैं ना कि आप अगर पत्थर ईंट मारोगे तो हम पत्थर मारेंगे ऐसे कमज़ोर तो हम भी नहीं हैं न्यूक्लियर वेपन्स हमारे पास भी हैं तो बाकी यह है कि फ्लेक्सिबिलिटी उस सिचुएशन में हो सकती है कि जब इंडिया लचक दिखाए इंडिया के दो मसले हैं एक तो उसकी मीडिया ने उसको इतना हाई प्रोफाइल बनाया कि इंडिया के जहन में आ गया कि यार वो तो वाकई में
सुपर पावर है, वो पहुंच गया यूनाइटेड नेशन में कि मुझे तो परमानेंट सीट चाहिए। तो एक ये, दूसरा ये है कि इंडिया जो पाकिस्तान की जो एक माशी तरक्की हो रही है उससे फ्रस्ट्रेटेड है बहुत। उसने पहले इन्वेस्ट किया चाबार के अंदर ईरान में, वो ये नहीं समझता था कि ईरान और हमारा पुराना एक ताल्लुक है। देखो सीपेक असल में एक प्रोजेक्ट का नाम है, मगर उसका जो फ्यूचर है वो पूरे पाकिस्तान का नाम है। सीपेक एक जगह पर हम उसे कह रहे हैं ना गवादर नहीं, वो पूरा एक रूट है जो पूरे सेंट्रल एशिया, दुनिया की 70% ट्रेड यहाँ से होगी। रशिया, चाइना, बरतानिया और सारे लोग यहाँ पर आ रहे हैं। और ये जो मुआशी तरक्की यहाँ पर होगी और स्पेशली जब बलूचिस्तान प्रॉस्पर होगा तो डेफिनेटली हालात ठीक हो जाएंगे। सर मेरा सवाल अब यही है, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, कि 70% ट्रेड रूट गवादर से होते हुए जाए, इससे बलोच अवाम को कितना फायदा होगा सर? ये एक सवाल का जवाब दें। देखिए जब आप कोई देखें, अब जो गवादर है ये एक बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट है। यहाँ गवादर में जो ये सीपेक का जो प्रोजेक्ट सारा चल रहा है ये $52 बिलियन का है। इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट है। जब बाहर से इन्वेस्टमेंट आती है ना तो उस शहर के अंदर एक फैक्ट्री लगाएगा वो बाहर का बंदा जब फैक्ट्री लगाएगा तो वो पैसे भी लेकर आएगा, कैपिटल आपके मुल्क में आया, वो आपकी ज़मीन खरीदेगा, उस पर टैक्स देगा आपको, वो भी आपके मुल्क को मिला। रॉ मटेरियल खरीद के वो बिल्डिंग खड़ी कर देगा, वहाँ फैक्ट्रियाँ लगाएगा, वो भी आपके मुल्क से सारा हो रहा है। वहाँ लोग जो काम करेंगे, ठीक है 2-4% या 10% तक तो टेक्निकल लोग वो अपने साथ लेकर आएगा। नीचे जो लेबर होगी, उसके अलावा सुपरवाइजर्स होंगे, दूसरे होंगे, वो तो आपके लोगों को ही लेगा ना, वो सबको तो बाहर से नहीं अफोर्ड कर सकता। तो इससे टोटली एस्टिमेट किया जा रहा है कि 10 लाख लोगों को जो है इसमें नौकरियाँ मिलेंगी। तो इसमें जो बाहर की कंपनियां हैं वो तो डायरेक्टली बलोच पीपल जो है ना उनको ही भर्ती करेंगी, वो वहाँ के लोगों को ज़्यादा, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर उनको निगलेक्ट किया गया तो उसका डेफिनेटली एक रिएक्शन बुरा हो सकता है। वो चाहेंगे कि उनका बिजनेस, उनकी सारी चीज़ें सिक्योर, और यही पाकिस्तान भी चाहता है। डेफिनेटली बलूचिस्तान में इन्वेस्टमेंट होगी, ग्वादर एक हब बन जाएगा बिजनेस का, पूरी दुनिया का फोकस इसके ऊपर होगा। जहाँ चाइना, जहाँ बरतानिया और जहाँ यूरोपियन कंट्रीज़ और जहाँ रशिया वहाँ आ रहा है, और वही ईरान जिसके चाबहार पे इंडिया ने इन्वेस्टमेंट की, वो सारा पैसा लगाने के बाद ईरान कहता है कि वी वांट टू बी पार्ट ऑफ सीपेक। तो ईरान तो हमारे साथ खड़ा है। इंडिया की ना एक बुरी आदत है कि वो भूल जाता है चीज़ें। देखिए 71 में जो वॉर हुई, इंडिया के ताल्लुकात ईरान के साथ बड़े अच्छे थे, मगर ईरान ने उस वक्त क्या कहा कि वी आर 110% विद पाकिस्तान, और उन्होंने कहा कि हम इंडिया पे तेल की सप्लाई बंद करने लगे हैं। और 75 में जब हमारी जंग हुई, ईरान ने हमें हेल्प किया, ईरान ने 5000 टन पेट्रोलियम हमें गिफ्ट किया उस जंग के अंदर। तो ये डेफिनेटली ये वो चीज़ें हैं जो ईरान हमारे साथ एक अच्छा दोस्त के तौर पर रहा है। तो ईरान हमारे साथ तो सारी दुनिया जब इधर इकट्ठी हो रही है तो ये हिंदुस्तान से ज़रा बर्दाश्त हो नहीं पा रहा। तो इस वजह से थोड़ी सी टेंशन है। इंडिया को समझना होगा कि ये एक हकीकत है, वो कुछ भी कर ले, प्रोजेक्ट तो नहीं रुकेगा, प्रोजेक्ट तो चलना है। इंडिया को चाहिए फ्लेक्सिबिलिटी दिखाए, हम दोनों का इसमें फ़ायदा है। अगर इंडिया हमारे साथ अच्छे ताल्लुकात करेगा, हम सीपेक में उसको पार्टनर बना देंगे। वो काम करे इधर आकर, हमें क्या है, हमें तो टैक्स मिलेगा, बिजनेस होगा, हमारा मुल्क तरक्की करेगा। इंडिया में बड़ा मसला ये है कि उनकी जो एनर्जी की डिमांड्स हैं, वो हमारी जो डिमांड्स हैं उनकी रेट से ज़्यादा स्पीड से बढ़ रही हैं। वहाँ बिजली का बोरान और एनर्जी का जो एक क्राइसिस का जो एक सीन है वो बढ़ रहा है। रीज़न ये है कि इंडिया बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, लार्जेस्ट मार्केट है, सेकंड लार्जेस्ट बिल्कुल। अब उसके अंदर इंडस्ट्री बहुत लग रही है, वो दिन ब दिन इंडस्ट्रियलाइज हो रहा है। इंडस्ट्री चलाने के लिए एनर्जी चाहिए। अब इंडिया को एनर्जी लेने के लिए डेफिनेटली उसे पता है कि पाकिस्तान के पार सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स भी है और इधर से मिडल ईस्ट भी है और सारा ये। अब उसको अगर एनर्जी चाहिए तो बीच में है पाकिस्तान। उसके बाद दो ही ऑप्शन है, या वो जंग करेगा या वो फिर दोस्ती करे। तो डेफिनेटली दुनिया देख रही है कि बड़े पावर्स भी जंगें नहीं जीत सकते हैं, जंग से मसाइल हल नहीं होते हैं। सबसे बड़ा मिसाल आप यूएसएसआर को देख लें। यूएसएसआर को देखें, 79 से 89 तक ऑपरेशन साइक्लोन चला वहाँ पे, उसका क्या असर हुआ। 26 दिसंबर 1991 को यूएसएसआर टूट गया जो 1922 में बना था। कभी कोई सोच सकता था कि यूएसएसआर कभी डिसइंटीग्रेट हो? नो वन कुड इमेजिन, नो वन would have ever thought about it। अब एक और अहम सवाल मेरे जहन में आ गया। एक तो पाकिस्तान और इंडिया का जो टेंशन अभी इस वक्त है वो तो चल रहा है, लेकिन एक और टेंशन ग्लोबली, और वो सिर्फ मिस्टर जूनियर डोनाल्ड ट्रंप की वजह से है। सर जी क्या देख रहे हैं आप? डोनाल्ड ट्रंप ने तो आते साथ ही छक्का मार दिया और वो ऐसा मतलब बाउंड्री पार कर दिया गेम के लोग मतलब परेशान। अब तक कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन कैसे जीता है। हाँ, ये तो वाकई में बड़ी एक सरप्राइजिंग बात है। लोग कह रहे थे हिलरी जीत जाएगी, लेकिन आपने देखा अचानक डोनाल्ड ट्रंप विक्टोरियस हो गया और बिल्कुल हैरान कर देने वाला एक रिजल्ट था।
ऐसे रिजल्ट्स दुनिया में पहले भी आ चुके हैं जिन रिजल्ट्स ने लोगों को बड़ा हैरान कर दिया है। तो अब बात ये है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो कहते हैं क्या वो करेंगे या नहीं करेंगे, ये एक सवाल, ये एक बड़ा क्वेश्चन है। उसका मैं आपको यूं जवाब दूंगा कि देखो अमेरिका की एक बड़ी क्वालिटी है, यू कैन से कि वो उसकी एक क्वालिटी है, वो लोग लॉन्ग टर्म अपने जो है ना वो पॉलिसीज बनाते हैं और वो पॉलिसी जो बनाते हैं 25 इयर्स की पॉलिसी बना लेते हैं, फिर उसको फॉलो करना होता है। अब डोनाल्ड ट्रंप अपने पार्ट पर तो इन्फ्लुएंशियल जरूर होगा, मगर ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि डोनाल्ड ट्रंप 100% वो पूरी पॉलिसी चेंज करके अपनी मर्जी की बात करेगा। अबॉलिश नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। अमेरिका की एक पॉलिसी होती है, अमेरिका की एक थिंक टैंक है, अमेरिका की अपनी लॉबीज हैं, वो एक पॉलिसी बनाते हैं। देखो जब बराक ओबामा बना था तो लोगों ने कहा कि जो बुश की पॉलिसी थी बराक ओबामा उसको खत्म कर देगा और वो रिकॉन्सिलेशन, मगर ऐसा नहीं हुआ। आपने देखा बराक ओबामा के दौर में ज्यादा ड्रोन अटैक हुए हैं, उसके दौर में ज्यादा लोग पाकिस्तान में मरे, उसमें मतलब एक टोटली वो वही चीज कंटिन्यू करके बल्कि उसमें स्पीड ला रहा था। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर अमेरिका की पॉलिसी में ऐसा नहीं है तो शायद डोनाल्ड ट्रंप 25% तक। ये बात तो डोनाल्ड ट्रंप ने ऑलरेडी कही है कि मतलब आईएस जो है दाइश, उनके खिलाफ वो ऑपरेशंस को उसमें तेजी लाएगा। ये एक बात तो उसने ऑलरेडी कही है। दूसरी बात जो इमिग्रेंट्स के हवाले से उसने कही है कि आते साथ ही वो कोई 3 मिलियन इमिग्रेंट्स को डिपोर्ट कर देगा, और जिसमें मोस्टली मेरे ख्याल से वो मैक्सिकन और साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ को जो है वेनेजुएला, मैक्सिको और पाकिस्तानी उसमें कितने हैं मुझे नहीं पता, लेकिन इतना रैशनल और ड्रास्टिक डिसीजन लेने से आपको नहीं लगता कि उसके इमेज में कुछ खराबी होगी? हाँ, इशू ये है कि अगर हम इसको कॉमन ग्राउंड पर समझें, हम एक क्वेश्चन करते हैं कि पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से ब्रेन ड्रेन हो रहा है, यानी काबिल लोग यहाँ से बाहर जा रहे हैं। अब अगर उस काबिल आदमी की हम ये एग्जांपल लें कि वो पाकिस्तान छोड़ के अमेरिका चला गया है, तो डेफिनेटली हम ये समझ रहे थे कि वो बंदा अगर यहाँ होता तो वो मुल्क के लिए बहुत अच्छा काम करता, तो वो एक अच्छा बंदा होगा। एक अच्छा बंदा अमेरिका गया है और डोनाल्ड ट्रंप उसे बाहर निकालना चाहता है, तो ये तो फिर डोनाल्ड ट्रंप अपने मुल्क से दुश्मनी कर रहा है। वो अगर उन लोगों को बाहर निकालना चाह रहा है तो इससे तो उसके मुल्क में काम करने वाले ऐसे लोग जो बड़े टेक्निकल, जो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, जो वहाँ पे जॉब कर रहे हैं, उनके बाहर निकलने से अमेरिका पे एक बड़ा असर आएगा। अमेरिका की इकोनॉमी के अंदर एक जो है ना जर्क आ सकता है, अमेरिका को बड़ा नुकसान होगा अगर वो ये होगा। तो डेफिनेटली इस पे भी मैं यही कहूँगा कि ये डिपेंड करता है कि पॉलिसी क्या है टोटल। वैसे उन्होंने बात सिर्फ इलीगल इमिग्रेंट्स की है, लीगल इमिग्रेंट्स की नहीं की है अब तक, सिर्फ इलीगल इमिग्रेंट्स। लेकिन उन इलीगल इमिग्रेंट्स में भी कितने प्रोफेशनल ऐसे लोग होंगे जो अमेरिका के डिफरेंट इंडस्ट्रीज में अपने सर्विसेज इस वक्त दे रहे होंगे, उससे कितना उनको फायदा पहुंच रहा होगा। 30 लाख एक बहुत बड़ा एक रेशो है। अगर ये क्वेश्चन मैं आपसे करूं कि पाकिस्तान अफगान मुहाजिरीन को निकाल रहा है, तो इसलिए निकाल रहा होगा कि पाकिस्तान इसमें अपना बेनिफिट देख रहा होगा। सेम केसेस विद डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप भी यही समझ रहा होगा कि जो इलीगल लोग हैं डेफिनेटली उनके खिलाफ तो क्रैकडाउन उसने भी करना है, और उसकी जगह शायद कोई और होता तो वो भी करता। हाँ, अब सवाल ये है कि शायद वो ये कर ले कि उनकी रजिस्ट्रेशन हो जाए, उनको एक जगह पर सेटल कर दिया जाए, उनकी मॉनिटरिंग हो सकता है वो सारे के सारे जो है आप कह रहे हैं कि वो दहशतगर्द है, सारे दहशतगर्द नहीं हो, सारे के सारे दहशतगर्द ना हो। एग्जैक्टली ऐसे होता है। उनकी स्क्रीनिंग होनी चाहिए, रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। जो काबिल लोग हैं, जिन लोगों से अमेरिकन इकोनॉमी को फायदा पहुंच रहा है, उन लोगों को अगर वो डिपोर्ट करेगा, इससे तो अपने ही मुल्क को नुकसान होगा। आज का प्रोग्राम बस यहीं तक। एजाज साहब, थैंक यू सो मच, आप मेरे प्रोग्राम में आए और बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई। कुछ टैक्सेशन के हवाले से, फाइलर नॉन फाइलर के बारे में आपको पता चला, और एक और अहम सवाल जो पूछना था मुझे, खैर वो रह गया, चले रहने देते हैं, अभी छड़ते हैं उस सवाल को। लेकिन आज के लिए इतना। थैंक यू सो मच सर, प्रोग्राम में आए, और माफ़ी चाहता हूँ अगर कुछ ऐसा सवाल मैंने आपसे पूछा हो जो नहीं। बहुत अच्छा लगा आपसे, बहुत अच्छा लगा। अल्लाह आपको खुश रखे, और आपसे चाहूँगा इजाज़त। आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं सेम टाइम, सेम चैनल और सेम होस्ट के साथ। दुआओं में याद रखें, आसपास के लोगों का ख्याल रखें, सफाई सुथराई का ज़रूर ख्याल रखें। और आज से एक और मोटो मेरा होगा कि टैक्स ज़रूर पे करें। बी अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, फुलफिल योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।